तो आज हम जा रहे हैं बात करने एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम स्टेट। हमने कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ने में। चलिए, इसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है और बहुत ध्यान से समझना है। जैसे ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम गोस ऑन इंक्रीजिंग। सही बात है, जैसे जैसे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा वैसे वैसे रिएक्शन फास्ट होगा, वैसे वैसे ज़्यादा हमारे मोल्स के बनेंगे प्रोडक्ट, और जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो उसके अनुसार हमारा एंट्रोपी भी बढ़ेगा। लेकिन जब एक बार हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पर अचीव कर लेता है, फिर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बिकम्स मैक्सिमम। जब तक हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम तक नहीं आता तब तक एंट्रोपी बढ़ते जाता है। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, उस पॉइंट पर हमारा एंट्रोपी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और उसके बाद अब कोई भी एंट्रोपी में इंक्रीज नहीं होता है। कब? जब एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद से देयर इज नो मोर फर्दर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। मीन्स आई कैन से दैट एट इक्विलिब्रियम entropy has the maximum value. Therefore, the condition for any system to achieve equilibrium state is that its entropy becomes maximum. Its entropy becomes maximum. Therefore, the mathematical condition for the entropy to be maximum is that change in entropy should be zero. Change in entropy should be zero. तब जाके हमारा एंट्रोपी मैक्सिमम होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि द एंट्रोपी becomes maximum at equilibrium. इक्विलिब्रियम पर एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाता है। और सेकेंड पॉइंट, आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, then there is no more entropy increase. मतलब इक्विलिब्रियम पर ही हमारा एंट्रोपी का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है। तो हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म की हम बात करें तो जब हमारा एंट्रोपी मैक्सिमम हो गया तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो एट इक्विलिब्रियम। देयरफॉर at equilibrium, according to mathematical technique, change in entropy del S is equal to zero. इक्विलिब्रियम पर हमारा चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं। तो डेल एस बराबर जीरो, ये कब होता है? एट इक्विलिब्रियम। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है चेंज ऑफ एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब चलिए हम एंट्रोपी के क्राइटेरिया को अप्लाई करके हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारा प्रोसेस, जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है। ठीक है, चलिए हम एक कुछ प्रूफ करते हैं। लेट अस अप्लाई the entropy criteria let us apply the entropy criteria to decide the feasibility मतलब spontaneous
to decide the feasibility of the process. To decide the feasibility of the process, that is conversion of water to ice. Conversion of water to ice. और जब भी रिएक्शन होगा हमारा प्रेशर फिक्स रहेगा एट 1 atm. एट 1 atm. तो बेटा हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा जो H2O लिक्विड है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं H2O सॉलिड. यही हो गया हमारा कन्वर्सन ऑफ वाटर टू आइस. अब अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात करें, हम क्या बोले? अगर हम एंट्रोपी चेंज का बात करें अलग अलग टेम्परेचर पर, इफ़ आई एम गोइंग टू सी द एंट्रोपी चेंज एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो हम क्या देख रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हम एंट्रोपी चेंज कर रहे हैं. एक हम आपको ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, पहले हम टेबल बनाएंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. जैसे मान लीजिए हम एक टेबल बना दिए जहां पर हमने ले लिया टेम्परेचर. एक कॉलम हम बना दिए जहां पर हम लिख दिए एंट्रोपी ऑफ सिस्टम. एक हम कॉलम बना दिए जहां पर हम लिख दिए एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. और एक और हम कॉलम बना दिए जहां लिख दिए एंट्रोपी टोटल. ठीक है, ये हमने 4 कॉलम लिया. ठीक है, हम 3 अलग अलग टेम्परेचर पर लेकर चेक करेंगे हमारा कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फिजिबिलिटी है. मान लीजिए हम टेम्परेचर को ले रहे हैं केल्विन में. तो एक बार हम टेम्परेचर ले रहे हैं 272. इस टेम्परेचर पर जो हमारा डेल एस ऑफ सिस्टम है वो हम ले रहे हैं -21.85. जो सराउंडिंग का ले रहे हैं वो ले रहे हैं +21.93. और अगर हम टोटल निकालें मतलब और अगर हम टोटल निकाल रहे हैं तो क्या होगा? देखिए हमने टेम्परेचर एज्यूम किया कितना? 272 केल्विन. इस टेम्परेचर पर जो हमारा डेल एस ऑफ सिस्टम है उसको हम कितना एज्यूम कर रहे हैं? -21.85. जो हमारा एंट्रोपी सराउंडिंग का है इसको हम एज्यूम कर रहे हैं +21.93. और जो हम एंट्रोपी टोटल की बात कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा. एंट्रोपी टोटल बराबर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. दोनों को जोड़ दिए तो ये हमारा आ गया +0.08. ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन. दूसरा हम क्या कर रहे हैं? हम टेम्परेचर को कर दिए 273. इस टेम्परेचर पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है ये समथिंग आ रहा है 21.99. जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग है ये आ रहा है +21.99. तो हमारा जो डेल एस टोटल होगा वो दोनों का समेशन एंड सराउंडिंग प्लस सिस्टम ये आ गया हमारा 0. तीसरा अगर हम टेम्परेचर ले रहे हैं 274 तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा डेल एस सिस्टम ये हमने लिया है 22.13. चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग +22.05. और चेंज इन एंट्रोपी टोटल मीन्स समेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये आ रहा है -0.08. ये हमने बेटा एक टेबल ले लिया. अब हम इस टेबल से बात करते हैं. ठीक है, चलिए हम सबसे पहला बात करते हैं. मान लो इसको हम मानते हैं A, इसको हमने एज्यूम किया B, इसको हमने एज्यूम किया C. हम बात कर रहे हैं A एट 272 केल्विन.
272 केल्विन पर क्या होगा। अगर हम इस पर निकालते हैं डेल एस टोटल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। सिस्टम हमारा दिया है -21.85 और सराउंडिंग दिया है +21.93। दोनों को लेके जब हमने जोड़ दिया तो ये वैल्यू समथिंग आ गया +0.08। अब जैसे हमारा डेल एस टोटल पॉजिटिव आ गया, तो डेल एस टोटल पॉजिटिव आने का मतलब है, इसका पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा रिएक्शन है बेटा वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। जो हमारा रिएक्शन है वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। मतलब स्पॉन्टेनियस के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया, डेल एस शुड बी ग्रेटर देन 0 और डेल एस शुड बी पॉजिटिव। तो अगर हम ए वाला का बात करें तो हम बोलेंगे कि हमारा रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों? क्योंकि हमारा चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है। अगर हम बी वाला की बात करते हैं, इफ आई एम गोइंग टू टॉक ऑफ बी, अगर हम बी की बात करते हैं तो हम क्या लिए हैं, एट 273 केल्विन हम बात करते हैं कि डेल एस टोटल विल बी इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। अब हम टेबल में देखें तो 273 में जो हमारा डेल एस सिस्टम और जो हमारा डेल एस सराउंडिंग दोनों इक्वल है। सिस्टम है -21.99 और सराउंडिंग है +21.99, यानी वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0। अब जैसे हमारा डेल एस टोटल का वैल्यू आ गया 0, तो ये हमें क्या शो करता है, 0 आने के बाद हमें ये शो करता है कि ये वाला प्रोसेस हमारा इक्विलिब्रियम में है। ये क्या शो करता है, ये आपको शो करता है कि ये वाला जो हमारा प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम पर है। मतलब नाइदर फ्रीजिंग होगा नॉर मेल्टिंग होगा। ठीक है। और यही अगर हम तीसरा की बात करें, एट 274 केल्विन क्या होगा हमारा, डेल एस टोटल दैट इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। अब हम टेबल में देखें तो डेल एस सिस्टम हमारा है समथिंग 22.13 और डेल एस सराउंडिंग दिया है 22.05। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है -0.08, यानी ये वाला आपका माइनस साइन क्या शो करता है, ये माइनस साइन ये शो करता है कि ये आपका रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ये रिएक्टिव नहीं है, ये फिजिबिलिटी नहीं है, ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमने इनसे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर डेल एस का वैल्यू है तो ये 3 होगा, चाहे ये पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव होगा या ये 0 होगा। जब पॉजिटिव होगा तो हमारा जो प्रोसेस है, जो भी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। जब नेगेटिव होगा तो हमारा जो भी प्रोसेस है, रिएक्शन है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो जो भी हमारे इसमें वो सब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और जब 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत सिंपल है, टेबल के फॉर्म में रहेंगे। बस आपको वैल्यू पुट करना है और टेस्ट करना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है।
स्पॉन्टेनियस का बहुत सारा नाम है, आप स्पॉन्टेनियस बोल दो, आप रिएक्टिव बोल दो, आप फिजिबिलिटी बोल दो, सबका एक मीनिंग होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद से जो हम नेक्स्ट टॉपिक जा रहे हैं पढ़ने वो है चेंजेस इन एंट्रोपी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ चेंजेस इन एंट्रोपी। जो भी हमारा एंट्रोपी चेंज होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे एक एक करके कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें हम वेरियस प्रोसेस की बात हम करेंगे। सबसे पहला जो हम जा रहे हैं बात करने वो रहेगा एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस में। हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बात करने एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा इसके बारे में हम जा रहे हैं बात करने। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए अगर हमने कोई एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस लिया है तो इस प्रोसेस में क्या होगा, अगर आइसोथर्मल हमने ले लिया तो क्या होगा कि जो सिस्टम है वो कुछ हीट को एब्जॉर्व करेगा। कहाँ से? सराउंडिंग से। और जब वो हीट को एब्जॉर्व करेगा तो वो हमारे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम को भी बढ़ाएगा। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं ये समझो आप कि कंसीडर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। कंसीडर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के ले लिया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे आपने आइसोथर्मल की बात किया यानी आपको पता लग गया कि हमारा डेल टी बराबर 0 होगा और हमारा डेल यू बराबर 0 होगा। तो फिर क्या होगा, इन दिस प्रोसेस the system absorbs heat से Q। अब ये कहां से एब्जॉर्ब करेगा? फ्रॉम द सराउंडिंग एट फिक्स टेम्परेचर। आइसोथर्मल है ना, तो आइसोथर्मल मीन्स हमारा टेम्परेचर फिक्स रहेगा एट फिक्स टेम्परेचर T। एट फिक्स्ड टेम्परेचर T। तो क्या होगा, जब ये हीट को एब्जॉर्व करेगा तो डेफिनेटली हमारा एंट्रोपी बढ़ेगा। क्यों? अभी बता रहे हैं। तो फिर क्या होगा, द increase in entropy will take place। The increase in entropy will occur and is given by will be given by। तो जब एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब कुछ चेंजेस हो रहा है तो उसको लिखेंगे हम डेल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू, आपने हीट को एब्जॉर्व किया ना तो हम लिखेंगे प्लस ऑफ Q बाई टी। ये हमारा हो गया जो हमारा एक सिस्टम एनर्जी हीट को एब्जॉर्व करके जो एंट्रोपी को बढ़ाया, तो ये हमारा हो गया एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। अगर क्या हो जाए कि
जितना इसने हीट को एब्जॉर्व किया अगर उतना ही हीट को ये लॉस कर दे एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें फिक्स रखना है क्योंकि हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, जितना अगर वो हीट लॉस गेन किया या एब्जॉर्व किया उतना ही अगर हीट ये वापस लॉस कर देता है तो हमारा सराउंडिंग का एंट्रोपी क्या हो जाएगा, यानी जो एंट्रोपी ऑफ हमारा सराउंडिंग होगा, तो हीट लॉस किया तो क्या हो गया माइनस ऑफ क्यू बाई टी, ये क्या हो गया माइनस ऑफ क्यू बाई टी। तो सिस्टम के बारे में हमने कब बात किया, जब उसने हीट को एब्जॉर्व किया। सराउंडिंग के बारे में कब हमने बात किया, जब उसने जितना हीट एब्जॉर्व किया उतना हीट को सराउंडिंग में लॉस कर दिया या रिलीज कर दिया। अब हम बात करते हैं कि फिर टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना हुआ। देयरफॉर टोटल चेंज in entropy, therefore total change in entropy of the process, therefore total change in entropy of the process बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ टोटल इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो हमारा सिस्टम कितना आ गया प्लस ऑफ क्यू बाई टी और सराउंडिंग कितना आ रहा है माइनस ऑफ क्यू बाई टी। मतलब टोटल एंट्रोपी जो हमारा एंटायर प्रोसेस का है वो कितना आ गया, वो आ गया ज़ीरो। ज़ीरो आते हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। डेल एस टोटल, अभी हम इसे पहले बताए थे, अभी हम आपको इसे पहले एंट्रोपी का 3 केस बताए हैं। देखो, जब एंट्रोपी प्लस होगा तो स्पॉन्टेनियस, माइनस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम। यहाँ एंट्रोपी हमारा ज़ीरो आ गया, मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। यानी हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, देयरफॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने डेल एस टोटल जीरो कर लिया। ठीक है, अब चलिए, अब हम इसी को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अब हम एंट्रोपी, सेम प्रोसेस के लिए अब हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डिफिनीशन से। मैं बात करता हूं किससे, एज पर डिफिनीशन। मुझे पता है कि हमने जो एंट्रोपी का डिफिनीशन बताया था फॉर रिवर्सिबल का, वो हमने आपको क्या बताया था। अगर आप हमारा लेक्चर्स कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो आपको सब पता होगा हम क्या बोल रहे हैं। हमने क्या बताया था यहाँ पर, हमने ये बताया था आपका कि चेंज ऑफ जो एंट्रोपी है इज इक्वल टू हीट भी चेंज होगा, कब, रिवर्सिबल, क्योंकि हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं और ये चेंज होगा। और हमने आइसोथर्मल बात किया तो हमारा टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहेगा, इसीलिए हम टी लिए हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि टी डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल। और अगर वेरी स्मॉल चेंज की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल। ये हमारा आ गया। अब देखिए, आपको पता है कि हीट है, ये क्यू है। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम बात कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमारा क्या होता है बेटा, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। यानी यहाँ से अगर हम डी क्यू निकालें तो डी क्यू कितना हो जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा डी यू माइनस डी डब्ल्यू। अब यहाँ से आपने जो डी क्यू निकाला वो आप यहाँ पुट कर दो, तो अब हमारा ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेम्परेचर चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू, क्या बनेगा ये, डी यू प्लस ऑफ माइनस डी डब्ल्यू। ये कहाँ से आया बेटा, ये हमारा आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू। डी यू को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एन सी वी डी टी। आपको हम पहले ही बताए थे, डी यू को हम लिखते हैं एन सी वी डी टी, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, प्लस अब हमारा वर्क डन है, हमारा वर्क डन है, तो ये हमारा है माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। तो हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को हम लिखेंगे माइनस ऑफ पी डेल वी। क्या लिखेंगे इसको हम, माइनस ऑफ पी डेल वी। अब आपको पता है कि सिंस डी ऑफ डब्ल्यू वर्क डन होता है माइनस ऑफ पी डेल वी, तो माइनस ऑफ डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऑफ पी डेल वी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पी ऑफ डेल वी। नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर रहे हैं कि टी ऑफ डी एस विल बी इक्वल टू एन सी वी डी टी। आपको पता है कि अभी हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का, जहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यानी हमें प्रेशर को वॉल्यूम के फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रेशर इज़ वेरिएबल। तो अगर हमें कुछ भी ना दिया हो तो हम गैस को आइडियल एज्यूम करते हैं, तो मुझे पता है कि बेटा पी वी इज़ इक्वल टू होता है एन आर टी, यानी यहाँ से अगर हम P निकालें तो क्या होगा, एन आर टी बाई वी, और ये P को आप यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये एन आर टी बाई वी इंटू डी वी। ये हमारा हो गया इक्वेशन जो आके बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम सबको T से डिवाइड करेंगे, तो टी डी एस बाई टी से डिवाइड करें इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई हमने T को डिवाइड किया, प्लस एन आर टी डी वी बाई वी इंटू टी से डिवाइड किया। आप जब सब में टी टी कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन आर बाई वी डी वी। ये हमारा बन गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एज पर लिमिट। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन तो हमारा s हो जाएगा, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल दो, यानी एन सी वी बाहर निकल गया, ये बचेगा dt से t। हमने लिमिट लिया टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2, प्लस यहाँ पर हम nr बाहर निकाल दिए और dv बाई v को इंटीग्रेट कर रहे हैं v1 से v2। क्या आएगा आपको पता है, एन सी वी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन होता है लॉन टी, जिसका हम क्या लेंगे लिमिट, ये होगा T2, ये होगा T1, प्लस एन आर डी वी बाई वी का क्या होगा लॉन वी, जिसका लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2। इनको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा एन सी वी लॉन ऑफ T2 माइनस लॉन ऑफ T1 प्लस एन आर लॉन ऑफ अपर लिमिट V2 माइनस लॉन ऑफ लोअर लिमिट V1। लॉन A माइनस लॉन B को लिखते हैं लॉन A बाई B, यानी ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, यानी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, एन सी वी लॉन ऑफ T2 बाई
T1 प्लस NR ln ऑफ V2 बाई V1। ये हमारा, अब ये जो एंट्रोपी आ गया हमारा, ये वाला हमारा आ गया चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। ये क्या आ गया हमारा? ये हमारा आ गया चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। अब इसको आपको जैसे इच्छा है आप वैसे घुमा दो। आप इसको टेम्परेचर वॉल्यूम में है, कभी आप इसको टेम्परेचर एंड प्रेशर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में वेरिएशंस तो बेटा रहेगा ही रहेगा, वेरिएशंस आपको नहीं छोड़ने वाला। क्लियर है? तो अगर हम बात कर रहे हैं वेरिएशंस का, तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए हमें चाहिए, ये मेरा आ गया टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर, हमें चाहिए टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो मुझे पता है कि कुछ भी गैस ना दिया हो तो हमें आइडियल गैस लेना पड़ेगा। तो हम, मुझे क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, यानी हमारा V क्या हो जाएगा, nRT बाई P। अब यही V का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो हमारा ये वाला फर्दर क्या बन जाएगा, डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू NCV ln ऑफ T2 बाई T1 प्लस NR, हेलो, हाँ सर, अरे क्लास में बताओ ना। हाँ बताओ। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा ठीक है, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। अरे नहीं तो क्या हुआ? अच्छा अभी मैं क्लास में हूँ, मैं बाद में कॉल करूँ? 1 घंटे बाद। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NR ln V2 के जगह हम क्या पुट करेंगे, तो V2 के जगह हम अगर पुट करते हैं T2 बाई P2, और V1 के जगह हम क्या पुट करेंगे, T1 बाई P1। ये हमारा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारा ये वाला आ गया T2 P2। अब मुझे पता है कि ln A इंटू B का होता है वैल्यू ln A प्लस ln B। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NCV ln ऑफ T2 बाई T1 प्लस NR, एक हो जाएगा ln ऑफ T2 बाई T1 प्लस दूसरा हो जाएगा NR ln ऑफ P1 बाई P2, क्योंकि मुझे पता है log A प्लस B का होता है log A इंटू B का होता है log A प्लस log P। फर्दर ये क्या होता है, अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हम N ln ऑफ T2 बाई T1 हम कॉमन निकाल दिए, तो अब क्या बचेगा, CV प्लस R। क्या बचेगा, CV प्लस R, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, N ऑफ R ln ऑफ P1 बाई P2। और आपको हम प्रूफ करवाए थे कि CP इज इक्वल टू CV प्लस R, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, देयरफॉर डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू N CP ln ऑफ T2 बाई T1 प्लस NR ln ऑफ P1 बाई P2। ये हमारा हो गया डेल एस ऑफ सिस्टम। पहले हमने डायरेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, अब हमने किया फ्रॉम डिफिनीशन।
अब आप पूछोगे सर डेल एस ऑफ ए सराउंडिंग क्या होगा, तो वही बात है, अगर रिवर्सिबल है तो जो सिस्टम का आ गया इसी का उल्टा सराउंडिंग, माने सिस्टम का अगर 5 है तो सराउंडिंग का -5, अगर सिस्टम का -5 तो सराउंडिंग का +5। तो इस तरह से हम डेल एस ऑफ सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। सीपी में पूछे सीपी में निकालो, सीवी में पूछे सीवी में निकालो, आपकी इच्छा। क्वेश्चन हम किसी भी फंडामेंटल में वो आपसे क्वेश्चन पूछ